तो चलिए आज अपने भारतीय संविधान के अगले पार्ट पर बात करेंगे। और सबसे पहला पॉइंट होगा कि मौलिक अधिकारों के जो अपवादित वर्ग हैं, ठीक है। अपवादित वर्गों को काफ़ी एक्सप्लेन करेंगे जब अनुच्छेद 31, 33 और इन पर पहुंचेंगे। उससे पहले ये थोड़ा ब्रीफ कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारी है ये, ठीक है। और उसके बाद ये अंतिम जब पार्ट चल रहा होगा आपका मौलिक अधिकारों का, तो उस समय ये बहुत डीप तक आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो स्टार्टिंग है बात करते हैं कि जो मौलिक अधिकारों का अपवादित वर्ग है वो क्या कहलाता है। देखिए हुआ क्या कि जो अनुच्छेद हैं आपकी 31A हुआ, 31B हुआ, 31C हुआ, ठीक है। तो ये आपको पता है कि 31 तो उससे हटा ही दिया गया था पहले, जो संपत्ति का अधिकार था। और उसके बाद जो 31A, 31B और 31C थे, ये बाद में जोड़े गए थे। जो 31A और 31B था ये 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ, किस वर्ष, तो 1951 में, ठीक है। और उसके बाद जो आपका दूसरा था, तो क्या नाम, जो 31C था आपका ये वाला, तो ये था आपका 25वें संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया था। तो ये अनुच्छेद सभी क्या करते हैं कि ये अनुच्छेद जो राज्य को मदद देते हैं और व्यक्ति के अधिकारों को ये संकुचित करते हैं। कैसे करते हैं वो आगे डीप समझ आएगा, ठीक है। और जो अनुच्छेद 33 है ये क्या करता है, आर्म्ड फोर्स के अधिकारों को संकुचित करता है। जैसे कि जब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 और ये सब, तो उसमें क्या होता है कि स्वतंत्रताएं होती हैं कई प्रकार की। तो उसमें कोई जो सामान्य व्यक्ति होता है वो अपने अधिकारों को मनाने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट को मनाने के लिए या किसी भी को मनाने के लिए आयोग या कहीं पे देखते हो आप धरना लोग रखते हैं ना, धरना प्रदर्शन करते हैं। तो ये जो आर्मी वाले होते हैं या फिर जो अर्धसैनिक बल जो भी होता है, वो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ही होता है, तो वो किसी भी प्रकार का धरना नहीं रख सकता किसी के सामने। और धरना रखते हैं तो वो बिल्कुल बर्खास्त ही किए जा सकते हैं, सस्पेंड भी हो सकता है, ना करें वो सीधा बर्खास्त ही कर सकते हैं। अगला जो 34 होगा, अनुच्छेद 34, ये क्या करेगा कि सैन्य कानून लागू हो जाने पर अधिकारों को संकुचित करेगा। और जो 358 होगा, ये क्या करेंगे कि ये 352 के तहत लगे आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को संकुचित तथा निलंबित ये किए जा सकते हैं, 358 और 359। हालांकि इसके बारे में आगे अभी डीप से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे आते हैं कि अनुच्छेद 35 में जो प्रावधान दिए गए हैं, 35 में क्या दिए गए, ठीक है। अनुच्छेद 35 में कौन से प्रावधान दिए गए कि इसमें क्या है कि मौलिक अधिकारों के जो क्रियान्वयन के संदर्भ में संसद अपनी भूमिका का निर्वहन करेगी और अपने स्तर पर नियामक तय करेगी, जो नियम होंगे वो अपने स्तर पर तय करेगी। और जो मूलाधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि मूलाधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, तो सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है। आगे बात करेंगे मौलिक अधिकारों के संशोधन के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है और एक कहानी के रूप में हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। तो इसे याद रखना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कैसे संभव है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो याद रखना है कि संविधान में जो संशोधन करने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास है, ठीक है। भारत की संसद के पास सिर्फ और सिर्फ संशोधन करने का इनके पास प्रावधान है, ठीक है, अधिकार है। और जो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है वो होती है कठोर विधायी प्रक्रिया। कठोर, ये संभवतः मैं बता चुका हूँ कि जो बहुमत होते हैं भारत में 4 प्रकार के, तो उनमें से एक है 368, सबसे कठोर प्रक्रिया होती है, ठीक है। और अगर नहीं बताए हैं तो बहुत ही जल्दी हम इसके बारे में एक अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो उसका अनुपालन करना होगा। जो 368 के तहत कठोर प्रक्रिया होगी मौलिक अधिकारों में, किसी भी साधारण प्रक्रिया से आप मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। अब आता है कि संविधान में संशोधन वर्सेस मौलिक अधिकारों में संशोधन, ठीक है। संविधान में संशोधन कैसे होगा, अनुच्छेद 368 के तहत। और कौन करेगा, भारत की संसद द्वारा करेगा। अब
भारत संविधान में संशोधन और मौलिक अधिकारों में संशोधन एक तो होगा साधारण विधायी क्षेत्राधिकार से और एक होगा संवैधानिक विधायी अधिकार से। जो भी कुछ प्रक्रियाएं हैं संविधान में संशोधन आप देखते हैं कुछ ना कुछ साधारण बहुमत से भी हो जाते हैं, ठीक है, साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा भी हो जाते हैं। लेकिन कभी भी जो मौलिक अधिकारों में संशोधन है वो संवैधानिक विधायी प्रक्रिया के अनुरूप ही होगा, ठीक है, इसे आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसमें संशोधन होगा कैसे। देखो, सबसे पहले एक केस के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघवाद है, ठीक है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो उपर्युक्त ये दो विधायी अधिकार थे, साधारण विधायी क्षेत्राधिकार और संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार, ठीक है, तो इसके जरिए शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघवाद के जरिए कहा गया था कि संसद के पास सिर्फ और सिर्फ यही दो विधायी अधिकार हैं, ठीक है। लेकिन आगे क्या हुआ, समय बदलता गया। फिर आगे एक मैटर आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद 1965 में, इसमें भी यही कहा गया। लेकिन 1967 में क्या कहा गया कि गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्यवाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास सिर्फ एक ही प्रकार का विधायी अधिकार है और वो है साधारण विधायी अधिकार। अब चेंज यहीं से आना शुरू हुए, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब संसद के पास सिर्फ एक ही अधिकार है, वो है साधारण विधायी अधिकार, और संवैधानिक विधायी अधिकार उसने छीन लिया, क्योंकि जो अंतिम व्याख्याता होता है संविधान का वो सुप्रीम कोर्ट ही होता है, और सुप्रीम कोर्ट जो भी करता है वो वहाँ के जो वकील होते हैं उनकी दलीलों पर ही करते हैं। तो जो वो दलीलें करते हैं जिस हिसाब से वो मानने के लिए बाध्य होते हैं जो संवैधानिक हैं संविधान के तरीके से। तो अगला क्या हुआ कि जो अनुच्छेद 368 को संविधान संशोधन का कोई अधिकार नहीं देता, ठीक है, 368 संसद को कोई भी संवैधानिक संशोधन का अधिकार नहीं देता। इसके तहत क्या होता है कि केवल संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, इसकी जो भाषा है, ठीक है, अनुच्छेद 368 की भाषा है, उसमें यही लिखा गया था कि यह केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसमें बताई गई है, ठीक है। जो 368 की भाषा थी उसमें ये लिखा गया था कि संसद को संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अधिकार है, संशोधन का अधिकार नहीं, ठीक है। बस एक वर्ड का है संविधान संशोधन और प्रक्रिया, बस इसी का एक गेम था जिसकी वजह से ये बहस चली काफ़ी सालों तक, जिसमें संसद उस प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो कुल मिला के साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने इसके तहत से ये कहा था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन का कोई अधिकार नहीं है, इसके द्वारा केवल और केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है जिसमें संसद उस प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, ठीक है, इतना हुआ। अब आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ कि भारत की संसद में, देखो कितना बड़ा गेम हुआ कि आगे चलकर भारत की संसद ने अनुच्छेद 368 की भाषा को ही, यानी टेक्स्ट जो था उसमें ही संशोधन ला दिया, है ना। अब संसद भाई जो करेगी तो वो विधायिका है ना, तो जो विधान बनाएगी तो वो अगर पास होगा तो माना जाएगा। तो अनुच्छेद 368 की भाषा में ही संशोधन ला दिया उन्होंने। अब उसमें पहले क्या था कि द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड टू कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रोसीजर देयर ऑफ, ठीक है। तो पहले की भाषा क्या थी कि संसद का संविधान संशोधन का अधिकार तथा तदर्थ प्रक्रियाएं, ये भाषा थी पहले, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से 368 के टेक्स्ट में ही संशोधन ला दिया, और इसमें सीधा सीधा इन्होंने ऐड करा दिया संविधान संशोधन का अधिकार, ठीक है, संविधान संशोधन का अधिकार। आगे देखते हैं दादागिरी कहाँ तक पहुँची। आगे दादागिरी इनकी आई कि संविधान संशोधन का अधिकार, और जो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा पारित 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को वैधानिकता प्रदान कर दी, ठीक है। पहले वहाँ पर एक थे और यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि वैधानिकता प्रदान कर दी। अब क्या हुआ आगे कि अब संसद को पुनः साधारण विधायी अधिकार, ठीक है, और संवैधानिक विधायी अधिकार, ये दोनों प्राप्त हो गए, ठीक है। साधारण विधायी अधिकार और संवैधानिक विधायी अधिकार ये दोनों संसद को प्राप्त हो गए। अब केशवानंद भारती
बाद था, उसके ज़रिए क्या हुआ, उसके ज़रिए ही कहा गया कि संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। उसके बाद एक और आया 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 368 में एक बार फिर से संशोधन किया गया और इसके परिणाम स्वरूप निम्न आर्टिकल भी जोड़े गए, अनुच्छेद 368(4) और अनुच्छेद 368(5) ये जोड़े गए। अब क्या हुआ कि भारत की संसद जो भी संविधान संशोधन करेगी उसे, तो भारत की संसद जो भी संविधान संशोधन करेगी उसे न्यायपालिका के समक्ष कोई चुनौती पेश नहीं कर सकता। मतलब क्या हुआ कि न्यायपालिका से न्यायिक पुनः निरीक्षण के अधिकार को छीनने का प्रयास किया गया। जैसे कि कोई रिट आती है उस पर दोबारा सुनवाई का जो अधिकार था न्यायालय के पास उसे छीनने का प्रयास किया गया, जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या किया देखो। उसके आगे किया कि भारत की संसद जो भी संविधान संशोधन करेगी उसे न्यायपालिका के समक्ष कोई चुनौती पेश नहीं कर सकता, ठीक है। और संसद किसी भी सीमा तक संविधान में संशोधन कर सकती है, ये इतना किया संसद ने, ठीक है, कि संसद किसी भी सीमा तक संविधान में संशोधन ला सकती है, ठीक है। समझो अगर ये हो जाता तो क्या होता। आगे आते हैं कि वर्ष 1980 में एक केस आया मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघवाद के हवाले से निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 368(4) और 368(5) असंवैधानिक हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें असंवैधानिक घोषित किया जाता है। और इसके साथ कहा गया कि इसके माध्यम से संविधान के आधारभूत ढांचे को चोट पहुँचती है, ठीक है, इसलिए इन्हें संवैधानिकता प्रदान नहीं की जा सकती। आधारभूत ढांचे का मतलब समझते हो, जो भी आपका आधारभूत ढांचा आप समझ सकते हो, प्रस्तावना की जो भाषा है और जो कहा गया है, और उसके साथ साथ में भी जो अन्य चीज़ें कही गई हैं कि जो संविधान के आधारभूत ढांचे को चोट नहीं लगनी चाहिए, जो संविधान निर्माताओं ने कह रखा था उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। यानी कि उसमें क्या रखा है कि चलो कोई अपराध हो जाता है तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण मिलना चाहिए न्यायपालिका को, लेकिन ये इन्होंने छीनने का प्रयास किया। तो ऐसे कई केस आते हैं, आप देखते हो अभी तक संविधान संशोधन कितने हुए हैं और विधेयक कितने आए हैं, तो यही सब होती है। तो कुल मिला के वर्तमान पोजीशन हमें ये याद रखनी है, ये तो सब कहानी थी, कहानी के रूप में आपको देखना है इसे। और वर्तमान पोजीशन एक ये है कि भारत की संसद के पास दोनों ही प्रकार के विधायी क्षेत्राधिकार हैं, साधारण विधायी क्षेत्राधिकार और संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार, ठीक है। और संसद मूलाधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बस ध्यान यह रखना होगा कि संविधान के ढांचे पर कोई चोट ना आए। कुछ भी करो, ठीक है, संविधान के आधारभूत जो ढांचा है संविधान का उस पर चोट नहीं आनी चाहिए। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, तो आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। और अगला पार्ट हमारा होगा कि जो मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में, ठीक है, 1 से 2 पार्ट और आएंगे इसी तरह से कहानियों के रूप में। उसके बाद जो हम लोग चलेंगे वो मेन पार्ट होंगे अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है, काफ़ी डिटेल में। तो अगर PDF चाहिए तो कमेंट करना, अन्यथा आप लोग मैनेज करो। चलो आगे फिर मिलते हैं, थैंक यू।